Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So I really hope that you all are doing well, studying well, preparing for your exams, because as I always tell you in my videos that you already know that NEET is coming near. So it is very, very important that you utilize each and every moment of your life, right? Because आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही जल्दी आपको अचीव होगा अगर आप ये नीट को क्रैक करते हैं। सो नीट को क्रैक करने के लिए बेटा जितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू सॉल्व करना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर स्केलेटन एंड लोकोमोशन, एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 very good MCQs video because it covers all the concept। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो है करीबन 35-40 ही, लेकिन ये 35 to 40 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट पूरा ही चैप्टर कवर हो रहा है विद द ऑप्शंस। ठीक है, सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं सो दैट वीडियो शॉर्ट हो सके और आप इसे कंप्लीट पूरा कर सके। So let us see what is the first question for the day. It has already been asked in NEET 2017. Yes, I would like to tell that कुछ लोग सोचते होंगे यार NEET 2017 13 से क्यों क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्यों नहीं 20 या 19 लेटेस्ट वाले से शुरू होते हैं। See, I try to put those MCQs which are something which I believe that we need to discuss. ठीक है, कुछ MCQs तो बहुत ही इजी होते हैं जिसमें आपको डिस्कशन की जरूरत ही नहीं होती है, या फिर ऐसा कुछ MCQ जो मुझे पता है आपसे स्किप नहीं होगा, पढ़ लोगे। तो वो MCQs को I don't prefer to put it in the video because I know that you are already going to do it well। ठीक है, सो आई ट्राई टू पुट दोज एमसीक्यूज विच आई फील कि यार यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। चलो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, तो एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो पाइवट जॉइंट होती है ना, जिससे आपका मूवमेंट ऑफ हेड होता है, वो कौन से टाइप का जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट है, साइनोवियल है, सैडल है, या कार्टिलेजिनस है? कम ऑन, tell me the answer correctly on in the comment section, and you people are not uploading your marks in the comment section, please do upload it। Okay, so yes, the answer is synovial joint। ठीक है, fibrous joint वो होते हैं ना बेटा जो मूवमेंट नहीं कर पाते, जो आपके हेड पे होते हैं, राइट। सैडल जॉइंट आपके थंब में होता है, एंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो आपके रिब्स वगैरह के बीच में है, राइट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ कार्टिलेजिनियस जॉइंट। सो यहाँ पर फ्री मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सो आंसर इज बी। Coming to the question number 2, this ion is responsible for unmasking of active sites for myosin or cross bridge activity during muscle contraction। muscle contraction का मैकेनिज्म में कैल्शियम भर भर के हमने पढ़ा है, करेक्ट। तो यस, इसका आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, द आंसर इज सी, दैट इज कैल्शियम। Question number 3, lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। लैक ऑफ रिलैक्सेशन, देखो बेटा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बाद रिलैक्सेशन होता है। अभी अभी हार्ट भी पढ़ाया है, हार्ट के मसल्स के बारे में पढ़ाया, उसमें भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो फिर जो रिलैक्सेशन जो पीरियड होता है, अगर वो नहीं होता है, ठीक है, इफ इट डजंट हैपन देन इट लीड्स टू व्हिच डिसीज? कम ऑन टेल मी। फटीग, थकावट? आई डोंट थिंक सो, राइट। टोनस, टेटनस, या फिर स्पैज्म? क्या आएगा आंसर? यस, आंसर इज सी, दैट इज टेटनस। ओके, ये चैप्टर के जो डिसीजेस है ना वो आते ही आते हैं, ठीक है, तो उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दो। वैसे मैंने एमसीक्यू में ऑलमोस्ट सारे डिसीजेस कवर किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। ठीक है, स्टिमुलेशन मसल फाइबर जो स्टिमुलेशन है, एक्टिवनेस है मोटर न्यूरॉन से, वो किधर होता है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफाइब्रिल, द ट्रांसवर्स टिब्यूल एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब ये आंसर आ गया है, करेक्ट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो मसल फाइबर मोटर न्यूरॉन का वहां पे जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस। ठीक है, लोकोमोशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन, a decreased level of progesterone causes osteoporosis, joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint, vertebral column has 10 thoracic vertebrae। a clear answer, yes it is A, because B में estrogen आना चाहिए, C में आपका adjacent vertebrae के बीच में it's cartilaginous, and vertebral column में total 12 thoracic vertebrae होते हैं, correct। So I told you one question 4 concepts, yes,
So your answer is A. चलो यहाँ पर एक इमेज भी अटैच की है just to discuss about the contraction because this is something which is very important. चलो the H zone in the skeletal muscle fiber is due to, मैंने आपको H zone भी बताया है, अब आप मुझे करेक्ट आंसर बताओ इसका कि H zone सॉरी H zone जो होता है वो क्यों होता है? Is it a central gap between myosin filament in the A band? So now you can see the bands also. I've given you option also, huh? Absence of myofibril in the central portion of A band, extension of myosin filament in the center portion of A band, and central gap between actin filament extending through myosin filament in the A band. Come on, think and answer. I'm going to really wait here because it's a very important question according to me. Yes, absolutely correct if you got it. Yes, the answer is it's a central gap. आपको clearly यहाँ पर देखो arrow को follow करो. Okay, I'll use the marker, I'll use the white mark. ओके अगर आप इधर देखें एच जोन बताया हुआ है करेक्ट, तो ये बीच का जो गैप है आपके एक्टिन, ये वाले एक्टिन फिलामेंट है ओके जो एक्सटेंड हो रहा है थ्रू मायोसिन ये ए बैंड में. सो आंसर ओवर हियर इज डी. ओके चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Skeletal muscle bundle vesicles are held together by a common connective tissue layer. तो सारे के सारे बंडल्स पता है ना, मसल बंडल, फिर अंदर मायोफाइब्रिल, फिर मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर. तो यस सारे बंडल्स को जो हेल्ड करता है कनेक्टिव टिश्यूज को क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं फेशिया. करेक्ट. सो आंसर इज सी. Okay, so do let me know in the comment section if you really know what is perimycin and endomycin. मतलब ये वीडियो देखने तक आपको पता था, नहीं पता है तो come on go and open your NCERT and do read it. नर्व के सेक्शन में मिलेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 8. Pick the correct statement regarding the specific disorder of muscle or skeletal muscle. देखो 4 डिसऑर्डर्स हम फटाफट से यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो गाउट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, muscular dystrophy, age related shortening of muscles, osteoporosis, decrease in the bone mass, myasthenia gravis, an autoimmune disorder which inhibits sliding of myosin filament. Sorry, बहुत गर्मी हो रही है. Okay, so yes, what is the answer for this one? It is C, osteoporosis, because osteoporosis में क्या होता है, जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, राइट? कैल्शियम रिजर्व नहीं रहता है एंड यूजुअली क्या होता है, जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन. दिस इज मोस्टली सीन इन वुमेन, स्पेसिफिकली दोज हु आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेनोपॉज. व्हाई? बिकॉज मेनोपॉजल के टाइम पे ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, जिसका इफेक्ट होता है on the bones. ठीक है, this is an important concept. So gout क्या है? Inflammation of joint due to extra deposition of uric acid. Muscular dystrophy बेटा ये एज रिलेटेड नहीं है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है जहां पर जीन डिस्ट्रोफिन जो होती है ना वो प्रॉपरली मतलब वो डेवलप नहीं होती, जिसके वजह से मसल्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन स्केलेटल मसल. मैं ये वीडियो के नीचे कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर अटैच कर दूंगी, तो प्लीज गो एंड रेफर इट. चलो ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज ये तो हमें पता है करेक्ट है. मायोसिनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर व्हिच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट. इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर एंटीबॉडीज बन जाती है जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे तक फॉरवर्ड नहीं हो पाता है. सो यस, सो आंसर ओवर हियर इज सी. Coming to the question number 9, this is the correct description of a certain part of a normal human skeleton. देखो skeleton के बारे में है. So glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulates. First vertebrae is axis, which articulates with the occipital condyle. 9th and 10th pair of ribs are called floating ribs. Parietal bone and temporal bone of the skull are joined by fibrous joint. चलो बहुत easy सा question है. अभी मैं आपको बता रही थी कहाँ पर होता है फाइब्रस जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है. तो यस द आंसर इज डी, बिकॉज फ्लोटिंग रिब्स तो बेटा आपकी 11th एंड 12th है ना, राइट? यहाँ पर एटलीस्ट आना चाहिए ग्लिनॉइड कैविटी, वो कैविटी है जहाँ पे आपका ह्यूमरस अटैच होता है, करेक्ट? सो यस, सो आंसर इज डी. चलो फटाफट से कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. दिस आइटम गिवन दिस आइटम गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर. ठीक है, तो अमीनो एसिड, फ्लोटिंग रिब्स, सर्वाइकल वर्टिब्रेट, टाइप्स ऑफ डायबिटीज. कम ऑन टेल मी व्हाट इज द आंसर. अमीनो एसिड में 20 होना चाहिए, फ्लोटिंग रिब्स 4 है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज 2 है. पता है आपको कौन सी 2 डायबिटीज है? डायबिटीज इंसिपिटिस एंड डायबिटीज मलाइटिस. मलाइटिस जिसमें इंसुलिन कम होता है, एंड इंसिपिटिस इट्स ऑल अबाउट योर एंटी डायूरेटिक हार्मोन. चलो डिफिशिएंसी. ओके, सो ओवर हियर द आंसर इज बी.
Coming to the question number 11, 2017, a very good question. Out of X pairs of ribs in humans, only Y pairs are 2 ribs. You have to select the option and you have to represent what is X and Y. अभी total कितनी है ribs वो पहले बताओ. कितनी ribs होती है total? पेयर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है. पेयर्स दिया है तो मतलब आप कौन सा चूज करोगे? 12 पेयर ऑफ रिब, करेक्ट. अगर पेयर नहीं दिया होता तो 24 आ जाता, लेकिन इधर पेयर दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम क्या डालेंगे? 12 पेयर्स ऑफ रिब, राइट. सो वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स. कौन सी कितनी होती है ट्रू रिब्स? बताओ जल्दी से. इज इट सेवन? ट्रू रिब्स कौन सी है बेटा? जो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच्ड होती है, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स. सो आंसर इज 7. ओके, सो आंसर ओवर हियर इज A. Coming to the next question, to question number 12, dash is an example of an imperfect joint. Imperfect joint का example कौन सा है? Imperfect joint means जो freely movable नहीं है. चलो फटाफट से बताओ. Is it ball and socket, pubic symphysis, elbow joint या फिर none of the above? Yes, it is B, that is pubic symphysis, because वहां पर very less movement is allowed, not allowed, in fact permitted. तो वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए उसको काइंड ऑफ एन इम्परफेक्ट जॉइंट हम कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू. ये अभी बताया मैंने, मतलब इसमें तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है. आंसर इज डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 14, स्मूथ मसल्स आर. चलो स्मूथ मसल कौन से होते हैं? 3 टाइप के मसल पड़े होंगे ना. स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, करेक्ट. स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. स्मूथ मसल कौन से होते हैं इसमें? इज इट इनवॉलेंट्री, फ्यूसिफॉर्म, नॉन स्ट्राइएटेड? क्या आएगा? कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? थिंक एंड देन आंसर. तो इसका आंसर है ए. स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, फ्यूसिफॉर्म शेप के होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं. ठीक है. स्केलेटल मसल क्या होंगे बेटा? स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होंगे, करेक्ट. सिलेंड्रिकल शेप के होंगे और स्ट्राइएटेड होंगे. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट? कौन सा जॉइंट है जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखाएगा? बहुत बार डिस्कशन किया है पुराने क्वेश्चन में. क्लियर आंसर इज फाइब्रस जॉइंट. ठीक है. ओके चलो. क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट? तो कौन सा पेयर करेक्ट है? करेक्ट पेयरिंग है हार्ट वॉल, इनवॉलेंट्री, अनस्ट्राइटेड नहीं है ना, स्ट्राइटेड आने वाला है, करेक्ट. बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, स्मूथ मसल्स नहीं है, ये स्ट्राइटेड होना चाहिए. एब्डोमिनल वॉल, स्मूथ मसल नहीं, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल की बनी है. सो आंसर इज आइरिस, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल. क्वेश्चन नंबर 17, which of the following has ATPase activity? A very good question. मतलब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. एक्टिन पे है, मायोसिन पे है, या ट्रोपोमायोसिन पे, या टिपिकली हेड ऑफ मायोसिन पे है. तो किधर होता है एटीपेज एक्टिविटी? यस, वो क्लियरली समझ जाना चाहिए. जब हेड ऑफ मायोसिन दिया है ना अलग से, तो वही आंसर होगा. सो आंसर इज सी. व्हाट इज सार्कोमियर? पार्ट बिटवीन 2H लाइन, A लाइन, I बैंड, Z लाइन. क्या आएगा इसका आंसर? यस, इट इज Z लाइन. क्वेश्चन नंबर 19, लिगामेंट इज. चलो जल्दी से बताओ लिगामेंट क्या है? मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, इन इलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू. मतलब व्हाइट तो क्लियरली है, ठीक है. मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन व्हाइट है, तो सोचो व्हाइट ही होगा. बट वो इन इलास्टिक है या मॉडिफाइड है? इट इज इन इलास्टिक. ठीक है. लिगामेंट इन इलास्टिक होता है. लिगामेंट वो होता है जो आपके दो हड्डियों को जोड़ता है. ठीक है. जो दो हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू द टेंडन. जब लिगामेंट के बारे में पढ़ा है तो टेंडन को भूलेंगे तो टेंडन को बुरा लग जाएगा. चलो टेंडन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं. टेंडन इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, एरेोलर टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू. चलो व्हाट इज आंसर फॉर दिस वन? इज इट व्हाइट और येलो? बहुत सिंपल है. व्हाइट और येलो पता है तो आंसर पता है. इसका आंसर इज मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू. तो ये एक काइंड ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू. और टेंडन क्या कनेक्ट करता है बेटा? टेंडन कनेक्ट करता है आपके मसल टू द बोन. ठीक है. इसलिए ये इलास्टिक होता है. तो ये किसको कनेक्ट करता है? मसल टू द बोन. क्वेश्चन नंबर 21, क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. ये तो अभी का क्वेश्चन है, नीट 2021. तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? इट इज ए, मायस्थीनिया ग्रेविस. मैंने आपको बताया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो एसिटाइल कोलिन को आगे जाने नहीं देती है, करेक्ट. तो जो इंपल्स है वो नेक्स्ट मतलब आपके प्रॉपर इफेक्टर ऑर्गन मसल तक नहीं पहुंचती है, जिसके वजह से देयर इज अ वीकनिंग एंड धीरे धीरे इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ दैट मसल, जहां पर वो
इम्पल्स नहीं पहुंच रही है, बिकॉज ब्लॉकिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन टेक प्लेस। तो इसका आंसर इज ए। चलो 22 क्वेश्चन अभी का ही है, नीट 2021। आपको मैच करना है लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो स्केप्यूला, स्केप्यूला का क्या आएगा? इज इट अ फ्लैट बोन, fibrous joint, triangular, flat bone? Yes. Come on, everybody think and then tell me what is the answer for this question. So yes, it is B. So यहाँ पर scapular, triangular, flat bone है, पीछे होता है ना? Yes, यहाँ पर होता है. Then cranium is just your fibrous joint. Sternum is a kind of flat bone. ये वाला जो आपका बोन है ये sternum है. And vertebral column is cartilaginous joint. अभी ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स गेट क्लियर। ठीक है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है आगे के। सो ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट अभी आया है, क्या पता अभी फिर आ जाए। सो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन से इवेंट्स होते हैं? एच जोन डिसअपियर, ए बैंड वाइडन, आई बैंड रिड्यूस्ड इन विड्थ, myosin hydrolyze ATP, releasing the ADP and PI, Z line attached to actins are pulled inwards. A good question, a tough question. Because usually हम पढ़ते हैं ना A band में तो कुछ डिफरेंस नहीं होता, से 2-3 पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा मायोसिन के बारे में भी इंक्लूड कर दिया है। सो आंसर यहाँ पर है, पहले तो कौन सा इवेंट होता है? ऑब्वियसली आपका इट इज एच जोन डिसअपियर हो जाता है, राइट? देन आई बैंड रिड्यूस, बिकॉज ए बैंड सेम रहता है इसलिए हम बी को अवॉइड कर रहे हैं इधर, ओके। एंड देन कमिंग डाउन नेक्स्ट वुड बी मायोसिन हाइड्रोलाइज्ड एटीपी, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आएगा आपका, एंड जेड लाइन। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? कौन सी चीज है जो पेरेंट्स एज ए गिफ्ट मिल रही है इधर बच्चे को? तो हियर इट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊपर नहीं लिखा नीचे लिखा है, पता नहीं क्यों। चलो खैर। सो मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व्ड। चलो अपने को मैच करना है कौन सा जॉइंट किधर का हो रहा है। देखो चार जॉइंट के पर हमने एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया है, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड सैडल। तो एटलीस्ट आई फील सैडल जॉइंट के बारे में तो सबको पता है कि इट इज बिटवीन कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब, करेक्ट? सो मतलब यहां से ही ऑब्वियसली क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। देखो दीज नीट पीपल आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी ऑल्सो स्मार्ट। यहाँ पे D1 दिया हुआ है, ठीक है? तो क्लियरली है कि भाई इन दोनों में से ही आंसर है। अब आ जाओ आप दूसरे जॉइंट पे, पाइवट जॉइंट पे। सो पाइवट जॉइंट भी अभी हमने पढ़ा है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो इधर पे आंसर क्या होगा? ए, ओके। चलो कमिंग, ओके सॉरी। So that's all. It was only 25 questions, I know, but actually if you see the entire chapter gets covered over here because हमने diseases के ऊपर क्वेश्चन किया है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे एक ही क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, कैल्शियम पे एक क्वेश्चन होता है तो वो भी हमने डाला हुआ है। वी हैव ट्राइड टू कवर लिटिल बिट ऑफ एनाटॉमी, लाइक हमने स्कैपुला, कौन से रिब्स वगैरह कितने होते हैं वो सारे डिस्कवर किए हैं। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो जैसा हम हर लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं कि what are the important points for this chapter which you cannot afford to miss। तो सबसे पहले तो ये ना एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ है अबाउट रिब्स, मतलब वो इज लाइक माय फेवरेट पैराग्राफ, बिकॉज वो एज इट इज आपको एक दो बार नीट में पूछे हुए आया है। ठीक है, ट्रू रिब्स कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है, कितनी रिब्स होती है, उसके ऊपर बराबर से ध्यान दो। ठीक है, कितने उसमें आर्टिकुलेशन प्रोसेस होते हैं, दैट इज समथिंग विच यू शुड नो। Then you should know about diseases, but I feel diseases is very easy to understand because obviously हमने solve किया है, तो you are able to solve that. Then you should know कि कौन सा joint किसके बीच में है। There you cannot make a mistake कि कौन सा type of joint कौन से region में आता है and कितना degree of movement दिखाता है। ठीक है, so that's more than enough for this chapter. NCERT is actually more than enough for this chapter. ठीक है, NCERT अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चंस, या अगर कभी आ गए तो 3, बट मैक्सिमम 2 ही आते हैं।
So I feel that is something which you can read your NCERT and cover up and gain your 8 marks, because yes, it's a very easy chapter to score. So if you have liked the video, do hit the bell icon and don't miss to subscribe to my channel and share it with your friends as much as you can. You also have to follow me on Instagram, because there are lots of updates on Instagram going as well. So I'll meet you soon with the next video. Till then, bye, take care, work hard, work hard for your dreams, because you are the only one who can really work hard for your dreams, and you can actually achieve it. Okay, so chalo, bye, take care, and see you soon.